हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का वेलकम है सीएससी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप सब जान रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए इंडियन सोसाइटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है और आज उसकी क्लास नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रीजनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि रीजनलिज्म होता क्या है। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। जो हमारी लास्ट लेक्चर की क्लास रही है उसमें हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिज्म क्या होता है और इससे पहले हमने इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, और आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है कमेंट भी कर रहे हैं आप सब कि मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पर्सनली में मैसेज आ रही है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जब हम रीजनलिज्म टॉपिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है? मैं आपसे दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ कि एक बताइए कि रीजन क्या होता है और रीजनलिज्म क्या कहलाता है। ठीक है, ये दो चीज मुझे बताइए कि रीजन क्या होता है और रीजनलिज्म क्या होता है। ठीक, तो आप कहोगे सर कि सर हमको ना यहाँ पे दो चीजें पता है कि जो सर रीजन होता है ना वो जो जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो उसके बेस पर है, उसको हम रीजन बोलते हैं। लाइक कैसे? मैंने बोला भाई आप इंडिया के किस पार्ट से आ रहे हो, तो आपने बोला सर इंडिया के मैं महाराष्ट्र पार्ट से आ रहा हूँ। ठीक है, और महाराष्ट्र क्या है? एक जियोग्राफिकल बाउंड्री शो करता है महाराष्ट्र की, भाई इतने एरिया में, इंडिया के इतने एरिया में महाराष्ट्र जो है वो कवर किया हुआ है एक रीजन को। ठीक है, तो मतलब कहने का कि रीजन क्या होता है? जियोग्राफिकल, जो जियोग्राफिकल आपकी बाउंड्री है, ठीक है, उस पर बेस होता है एक रीजन। ठीक है, लाइक जैसे महाराष्ट्र, मैं किसी रीजन से आ रहा हूँ, मैं यूपी रीजन से आ रहा हूँ, आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, कोई दिल्ली रीजन से आ रहा है, कोई गुजरात रीजन से आ रहा है। ठीक है, वो रीजन हो गया है। ठीक है, वो क्या कहला रहा है? आपका रीजन कहला रहा है। ठीक है, जिसका एक जियोग्राफिकल एरिया फिक्स है। ठीक है, लेकिन मैं बात करने लगा सर रीजनलिज्म क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी आपको मैंने बताया था कि कम्युनिज्म क्या होता है। आप कहोगे सर कम्युनिज्म वो होता है जहां पे हम आपके जो रिलीजन होता है, जो हमारा जो धर्म होता है, ठीक है, उसको हम यदि हाई प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर किसके? अपने नेशनल इंटरेस्ट के। ठीक है, मतलब कहने का ये हिंदी में यदि मैं इसको बात करूं तो हिंदी में कहने मतलब ये है कि जब हम अपनी जो हमारा धर्म है उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं किसकी तुलना में? हम अपने राष्ट्र हित की तुलना में। तो जब क्या होता है? जब आपका कम्युनिज्म कहलाता है। तो सेम इसी इसमें एक रीजनलिज्म है। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम रीजन वैल्यू को, ठीक है, रीजन वैल्यू को काफी हाई प्रायोरिटी रखते हैं या हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं एज कंपेयर किसके? नेशनल वैल्यू के। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है सर? आपका रीजनलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसके मैं दो चार आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके एग्जांपल। देखिएगा, जब हम रीजनलिज्म की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके थोड़े से एग्जांपल देखेंगे। एक मिनट, वो एग्जांपल कैसे रीजनलिज्म के? देखिए, जैसे कि जब किसी भी रीजन के पीपल, जब किसी भी रीजन के जो लोग होते हैं, जो वहां की पब्लिक होती है किसी भी रीजन की, जब वो डिमांड करने लगती है मैक्सिमम राइट की, ठीक है, या ऑटोनॉमी स्टेटस की डिमांड करने लगती है, तो तब वो क्या कहलाता है? आपका रीजनलिज्म कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं आपसे बोलने लगूं कि मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? तेलंगाना स्टेट की बात। देखिए, ये आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये बात है 2014 से पहले की, जब तेलंगाना जो है एक स्टेट के रूप में नहीं बना था। ठीक है, तेलंगाना से पहले ही आंध्र प्रदेश था। ठीक है, यहां पर एक रीजन था, आंध्र प्रदेश के अंदर ही एक रीजन था तेलंगाना। ठीक है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक रीजन था क्या? तेलंगाना। अब तेलंगाना के लोगों की डिमांड ये चल रही थी कि भाई यहाँ पर क्या है कि अनफेयर, एक तो पॉलिसी जो है अनफेयर है। ठीक है, उनका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं किया जा रहा है, मतलब इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रहा है। आंध्र प्रदेश के बाकी रीजन में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसीज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट तेलंगाना रीजन में उस टाइम पर क्या था कि लोगों को ये लगता था या फील होता था कि भाई हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये अपने आप को क्या सोचते थे? सोचते थे कि भाई हम इन रीजन से क्या है, आंध्र प्रदेश के बाकी रीजन से हम पीछे रहने लगे। तो यहाँ के लोगों में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने एक मूवमेंट चलाया। ठीक है, उस मूवमेंट का नाम क्या? उस मूवमेंट का नाम था तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट। ठीक है, कि भाई हमको तेलंगाना एरिया को क्या करो कि एक स्टेट हुड दो। ठीक है, एक स्टेट का दर्जा दो, एक राज्य का दर्जा दो। ठीक है, ये एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, मूवमेंट चलाया गया था, काफी टाइम से चला हुआ था, मेरे ख्याल से 12-15 साल से ज्यादा का ये मूवमेंट चला हुआ था। ठीक है, तो 2014 में फाइनल हुआ। ठीक है, और इसी को क्या कर दिया गया? तेलंगाना स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? रीजनलिज्म वो होता है जहां पर आपकी मैक्सिमम राइट की डिमांड होने लगती है, आपके ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगती है, तो वही आपका क्या कहलाता है? रीजनलिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने बताया तेलंगाना का जो स्टेटहुड मूवमेंट है उसको सफल होना। ठीक है, एक होगी ये बात। दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं, पहली बात हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताइएगा। ठीक है, एक मूवमेंट चल रहा था महाराष्ट्र में, काफी फेमस मूवमेंट था आपका मराठी मोनस मूवमेंट। ठीक है, मराठी मानुस मूवमेंट। कौन सा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
मराठी मानुस मूवमेंट। ठीक है, मराठी मानुस मूवमेंट जब चल रहा था, कि मराठी मानुस मूवमेंट में क्या चल रहा था कि यहाँ के जो लोग थे वो डिमांड ये कर रहे थे कि भाई एक जो भी जॉब्स हैं, ठीक है, कोई जॉब्स है उसमें जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले किसको दिया जाए, जिसको मराठी बोलनी आती है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। ठीक है, किसके कंपेयर में प्रायोरिटी ज्यादा दी जाए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र में काम करने के लिए, जो माइग्रेंट है। ठीक है, माइग्रेंट को बाद में रखना जॉब पर, पहले किसको रखा जाए, जो मराठी बोलना जानता है। ठीक है, तो ये उस मूवमेंट का एक मतलब बोल सकते हो कि बात रखी गई थी उस मूवमेंट में, मराठी मानुस मूवमेंट। ठीक है, तो बात समझ में आए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसका कि रीजनलिज्म का ही एग्जांपल है, किसका, रीजनलिज्म का ही एग्जांपल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब हम मैक्सिमम राइट की बात करने लगते हैं, ठीक है, या ऑटोनोमी स्टेटस की बात करने लगते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका रीजनलिज्म कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को यहाँ पे कि रीजन जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया पर ही डिपेंड करता है, बट जो आपका रीजनलिज्म है वो आपके मैक्सिमम राइट्स की, ऑटोनोमी स्टेटस की, आपकी डिमांड्स की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए हैं। और पीवाईक्यू में, आप मेंस के पीवाईक्यू में देखोगे तो काफी सारे सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी से यदि क्वेश्चंस में देखे जाए तो आपको कहीं ना कहीं रीजनलिज्म भी देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म भी देखने को मिलता है, सेकुलरिज्म पर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमारे सेकंड पॉइंट पर, द जेनेसिस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। ठीक है, बस समझिए, द जेनेसिस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। ठीक है, रीजनल आइडेंटिटी की जो जेनेसिस है वो कौन कौन है, तो सिंपल सी बात है, मतलब हिंदी में बोले, यदि हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर डिजाइन करके लाता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए कि इजिली रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी बच्चों को इतना तो इंग्लिश के कीवर्ड्स आते होंगे कि वो चीजों को समझे। ठीक है, देखो भाई, द जेनेसिस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि जो क्षेत्रीय पहचान है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जो भी आपकी रीजनल आइडेंटिटी है वो किस पर बेस होती है, आपको सर लैंग्वेज बेस होती है, सर इकोनॉमी बेस होती है, सर हिस्ट्री बेस होती है। ठीक है, तो ये देखा ना आपने कि ये बीच में रखा गया है, एंड देन इसी से आपका ये देखिएगा। ठीक है, तो मतलब जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रवाद है, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, आपकी लैंग्वेज, आपका इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो, यदि मैं बात करूं, मैं इसको आगे लिख देता हूं, ये हो गया। यस, ठीक है, मैं बात करूं रीजनलिज्म की। ठीक है, इसके यदि मैं जेनेसिस की बात करूं कि इसके उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, ठीक है, तो उसमें आपको बात पता चलेगी कि एक तो आपका लैंग्वेज है, इसकी आइडेंटिटी की बात करें। ठीक है, तो आइडेंटिटी की बात करें, आपकी लैंग्वेज, ठीक है, आपका हिस्ट्री, आपका इतिहास क्या रहा है उस रीजन का, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, ठीक है, ये तीन मेन फैक्टर होते हैं किसी भी रिलीजन की, जो एक सॉरी जो किसी भी रीजन की एक आइडेंटिटी होती है, किसी क्षेत्र की जो पहचान है, या किसी रीजन की। मान के चलिए मैं आपसे कहने लगा कि आप महाराष्ट्र के नागपुर रीजन से आते तो नागपुर की क्या पहचान है, आपको कि सर नागपुर की एक पहचान है कि वहां पे संतरे की बर्फी भी मिलती है। ठीक है, नागपुर संतरे के लिए बड़ा फेमस है, समझ गए आप, तो एक पहचान हो गई, रीजन की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो मतलब आपको जानना है, यदि मैं बोलने लगा महाराष्ट्र के रीजन में आपने देखा कि छत्रपति जो शिवाजी उनकी जो लेगेसी है, ठीक है, उसके नाम पर महाराष्ट्र को जाना जाता है। ठीक है, उनके नाम पर छत्रपति शिवाजी लेगेसी के नाम पर जाना जाता है, किसको, महाराष्ट्र को। तो वो क्या है, वो एक हिस्ट्री तो है, उस रीजन की आइडेंटिटी जो बनी है वो किस पे, वो हिस्ट्री के बेस पर ही तो बनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे मैं लैंग्वेज के बेसिस पे बात करूं, मैं जानता हूं कि भाई हमको पता है कि जो केरला है वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आप कहोगे सर मलयालम। बस समझ में आई, जो केरला है, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, आप कहोगे सर मलयालम। तो मतलब कहने का यही है कि देखो, जो रीजन की आइडेंटिटी है, किसी रीजन की आइडेंटिटी क्या है, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ। रीजन आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, किसकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, रीजन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो रीजन आइडेंटिटी का मतलब है कि एक तो लैंग्वेज बेस, एक इकोनॉमी बेस, एक हिस्ट्री बेस। ठीक है, लैंग्वेज बेस जैसे केरला में मलयालम बोली जा रही है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जा रही है, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, तो ये कैसा हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई कि भाई जो मलयालम है वो केरला रीजन की क्या है, एक पहचान है। ठीक है, जो कन्नड़ है वो कर्नाटक रीजन की क्या है, एक पहचान है। तो ठीक है, एक आइडेंटिटी है, किसके बेस पर, लैंग्वेज बेस पर। ठीक है, हिस्ट्री में मैंने बताया कि महाराष्ट्र में महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनकी जो लेगेसी है, ठीक है, हिस्ट्री में जाने तो भाई महाराष्ट्र को उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमी की बात करें, किसकी बात करें, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी में आप किस नाम से जानोगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए, हाँ, जैसे हमारा यूपी है, ठीक है, मैं यहाँ लिख बना देता हूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा यूपी है। ठीक है, यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है एंड जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, ठीक है,
वेस्टर्न पार्ट जाना जाता है किस लिए? वेस्टर्न पार्ट जाना जा रहा है यूपी में, जैसे हमारा नोएडा हो गया, आईटी हब के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। वेस्टर्न यूपी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है, लाइक जैसे आपका पंजाब हरियाणा, तो वेस्टर्न यूपी कल्चर के लिए फेमस है। जिस एरिया से आ रहा हूँ मैं, उसमें आपका मान के चलिए कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी जो है आ रही है, तो एक पहचान हो गई, एक इकोनॉमी पहचान हो गई, ठीक है। बात को समझ में आया आपको, ठीक है। लेकिन यूपी का एक ईस्ट एरिया है, ठीक है, और एक आपका बुंदेलखंड, यूपी का एक एरिया कौन सा? बुंदेलखंड, ठीक है। यूपी का एक एरिया है सर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है या बैकवर्ड है वहां पे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ड्रॉट है, सूखा है वहां पे, ठीक है। वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अब वहां के लोग जो है, बुंदेलखंड के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, कि भाई हमें भी एक अलग राज्य के रूप में बनाया जाए, ठीक है। हमें भी एक स्टेट रूट दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यदि हमारा स्टेट अलग होगा तो हमारा बजट अलग आएगा, बजट आएगा अलग से तो अच्छा खासा आएगा, और हम अब उसको अपनी अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो ये क्या हो गया, इकोनॉमी के बेस पर हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका एक विदर्भा है, विदर्भा मूवमेंट चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के 11 जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वे डिमांड कर रहे हैं अलग होने की, और नागपुर को अपनी बात कर रहे हैं किसकी, एक अपनी कैपिटल बनाने की, ठीक है। तो आप ऐसे भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी फुली स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो रीजन आइडेंटिटी है, जो रीजन आइडेंटिटी है, जो रीजनल आइडेंटिटी है, सॉरी, ठीक है, वो किस पर है? लैंग्वेज पर है। रीजनलिज्म, जो रीजनलिज्म है वो किस पर बेस है? लैंग्वेज पर, इकोनॉमी पर और हिस्ट्री पर, ठीक है। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ओपन करना और लिखना CSC गुरुकुल, ठीक है। वहां पर आपको ये मिल जाएगी पीपीटी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आपने देखा, ये देखा आपने, ये क्या दिखा रहा है आपको? नीचे कौन है? आप कहोगे सर ये रीजनल अटैचमेंट। और नीचे कौन जाता है? जिसमें वेट ज्यादा होता है वो नीचे जाता है, जिसमें वेट कम होता है वो ऊपर आता है। आपने वो झूला झूला होगा ना, बैठने ऊपर नीचे वाला, जिसमें वेट ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, इसमें वेट हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये जो तराजू है वो भी यही शो कर रहा है आपके सामने कि जो रीजनल अटैचमेंट है यदि वो हैवी होता है एज कंपेयर किसके, नेशनल इंटरेस्ट के, तो वही क्या कहलाता है? आपका रीजनलिज्म कहला रहा है। तो वहां पे ये बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, यस, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, वेट कीजिए आप लोग। हाँ जी, देखिए, द डुअल डायमेंशन ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म की दो डायमेंशन है, कौन सी? एक पॉजिटिव, एक है आपकी निगेटिव, ठीक है। यदि हम पॉजिटिव रीजनलिज्म की बात करें, ठीक है, तो उसमें कुछ डायमेंशंस कवर करते हैं, लाइक प्रमोट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को। आप कहोगे सर कैसे? आप एग्जांपल ले सकते हो, आप कहोगे सर एग्जांपल किसका? आप ले सकते हो किसका? आप ले सकते हो नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। देखो, जब रीजनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो ये एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायमेंशन भी कवर करता है। जैसे एग्जांपल के मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहां पर काम करेगी आप बताइए? तो आप कहोगे सर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना उसको डेवलप करने में काम करेगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये कैसे हो गया? एक पॉजिटिव हो गया। सिंपल सी बात है ना कि भाई आपका ये इंडिया है, और इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे यदि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वर्क करेगी उसको डेवलप करने में, तो मतलब कहने का ये एक पॉजिटिव है कि यहाँ के लोगों ने डिमांड करा है कि भाई देखो ऐसा है, हमारा जो एरिया है वो काफी पिछड़ा है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल डेवलप हुई, ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल डेवलप करी, एंड देन वहां उस रीजन पर काम करा, किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो जब हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो इंडिया का जो एक रीजन है वो क्या हो रहा है? वो डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। जब वो ग्रो हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी भी जो हमारी इकोनॉमी रेट है उसको भी क्या करेगा वो, या इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है उसको भी क्या करेगा वो, हाई करेगा, मतलब कि कहने का उसको भी सपोर्ट करेगा। तो मतलब कहने का ये जो है रीजनलिज्म, ये कैसा है आपका? सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है रीजनलिज्म डेवलपमेंट को। सिंपल बात है। चलिए अब बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व लोकल कल्चर लैंग्वेजेस, ना, प्रिजर्व लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। यस, आप मान के चलिए ओडिशा है, ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा जब होती है तो वहां पर क्या कर रहे हैं? वो कल्चर को क्या कर रहा है? अपने प्रिजर्व कर रहा है, उसको सेव कर रहा है, ठीक है। तो आप भी इसको कर सकते हो, ठीक। अब बात कर रहे हैं सर स्ट्रेंथ फेडरलिज्म एंड इंकरेज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। यस, इंकरेज करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। आप कहोगे सर कैसे? आपने अमेंडमेंट नंबर 73 देखा है? 73 एंड 74, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 एंड 74, जिसमें बात की गई किसकी? पंचायती राज की,
ठीक है। 73 में किसकी बात की गई है? आपको सर पंचायती राज की बात की गई है, ठीक है। और अर्बन लोकल बॉडीज की बात किसकी गई है? 74th अमेंडमेंट में बात की गई है। तो ये क्या रीजन है, जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, किसी भी जो स्टेट है उनकी जो अपनी खुद की ग्राम पंचायत है, तो क्या उनको डेवलप नहीं कर रहा है? क्या उनको डेमोक्रेसी नहीं प्रोवाइड करा रहा है? यस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी दे रहा है, ठीक है। तो दिस राइट, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये हो गई बात, मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव रीजनिज्म की बात करें तो प्रमोट कर रहा है, यस, ठीक है। प्रिजर्व कर रहा है लोकल कल्चर को, लैंग्वेजेस को, जैसे उड़िया लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हो ना, आपने देखा हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या है, वो प्रिजर्व है, ठीक है। ये हो गई बात। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। और आप लोगों से ये भी कहना है कि जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका एक रीज़न है कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होने लगी, सोसाइटी में करवा रहा हूँ, एथिक्स मंसर लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर भी मॉडर्न में लाऊंगा, इकोनॉमी में लाऊंगा, पॉलिटी मंसर लाएंगे, तो मतलब उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं नेगेटिव की, किसकी बात कर रहे होते हैं सर? हम नेगेटिव रीजनलिज्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव रीजनलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव तो देख लिया, पॉजिटिव आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव नाम से पता चल रहा है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप कहोगे सर कैसे? जैसे कि आप मान के चलिएगा कि NSCN देखें, देखो इनकरेज सेपरेशन की बात करता है। जो नेगेटिव रीजनलिज्म है वो क्या कर रहा है? आपको इनकरेज कर रहा है सेपरेटिज्म के लिए, मतलब कि आपको अलग होने के लिए बढ़ावा देता है, जो एक नेगेटिव रीजनलिज्म होता है। आपको सर कैसे? जैसे कि आप बोल सकते हो NSCN मतलब नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बात करें, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, जो ये ग्रुप है ना, उसका वर्क क्या है? इस ग्रुप का वर्क क्या है? इस ग्रुप का वर्क ये है कि ये बात कर रहा होता है कि भाई हमको एक अलग ऑटोनॉमी दो, हमको स्टेट से, हमें इंडिया से अलग करो, हमारे लिए एक अलग स्टेट क्रिएट करो, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि ये आपको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, या इंकरेज कर रहा है किसके लिए? अलग होने के लिए। बात समझ में आई आपको? ठीक है। इसको नागा इंसर्जेंसी भी करते हैं ये लोग, ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनसी NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बोला जाता है इसको, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलिए, इनकी डिमांड है कि हमको इंडिया से अलग करो, ठीक है, नागालैंड को एक अलग राष्ट्र घोषित कीजिएगा, या हमको फुल ऑटोनॉमी दीजिएगा, ये इनकी डिमांड में रहती है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जो रीजनलिज्म है वो कहीं ना कहीं आपको सेपरेट की बात कर रहा होता है, ठीक है। चलिए सेकेंडली बात करें, क्रिएट इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यस, जब आप जो आपका जो रीजनलिज्म है, जो नेगेटिव रीजनलिज्म है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं इंटर स्टेट काउंसिल की कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा होता है। किसकी? इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, जैसे कावेरी रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, कावेरी रिवर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब कहने का ये, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कावेरी रिवर किस किस के बीच में है? बताइए किस किस के बीच में है? कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? तो आप बोलोगे सर ये जो डिस्प्यूट है ये आप किस किस के बीच में? आपके तमिलनाडु के बीच में है, एंड किसके हैं? तो आप कर्नाटक के बीच में बोलोगे, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में, ठीक है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट किस किस के बीच में? तेलंगाना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये होगी बात। एक और बात है कि जैसे बेलगाम कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक है, बेलगाम कन्फ्लिक्ट की बात है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, तो ऐसे ही नेगेटिव रीजनिज्म के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्रिएट आपका इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, ठीक है। दूसरी बात, प्रमोट करते हैं वॉयलेंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वीकनेस नेशनल इंटीग्रेशन को, ठीक है। जो नेशनल का जो इंटीग्रेशन है हमारा, उसको क्या करते हैं? ये कमजोर करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे? जैसे सन्स ऑफ सॉइल्स की बात करें, किसकी बात करें? एक मूवमेंट है सन्स ऑफ सॉइल्स मूवमेंट। कौन सा? सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट, ठीक है। ये महाराष्ट्र में चला रखा है, यहां पे लिख देता हूं, सन्स ऑफ सोइल्स। ये मूवमेंट है, ये महाराष्ट्र में चलाया गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू चलाया गया जा रहा है इसको, ठीक है। सन्स ऑफ सोइल्स अब मेरे ख्याल से बंद हो गया है मूवमेंट, ठीक है। इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड ये थी कि जो भी मराठी लोग हैं, ठीक है, उनको क्या क्या दी जाए? हाई वैल्यू दी जाए, ठीक है, एज कंपेयर किसके? आपके माइग्रेंट्स के, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है। इसकी बात होगी यहाँ पे। चलो अब बात कर रहे हैं, ये हो गई बात। यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रमोट करता है किसको? वॉयलेंस को, आइडेंटिटी को, पॉलिटिक्स को, ठीक है, एंड वीक करता है किसको? नेशनल इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए जो नेगेटिव रिलीजन के थे, ठीक है, सॉरी नेगेटिव रीजनलिज्म के थे, नेगेटिव रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो
आइए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलेगा, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात कर रहे हैं फीचर ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं, रीजनलिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स ऑफ रीजनलिज्म की बात कर रहे होते हैं। पहला फीचर आपका द प्राइमेसी ऑफ आइडेंटिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? द प्राइमेसी ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब कैसे कि आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग लद्दाख जाते हो, लद्दाख में क्या है, बुद्धिस्ट आपको बोल सकते हैं मोनेस्ट्रीज मिलती हैं, टेम्पल्स मिलते हैं। तो वो रीजन किस लिए और लद्दाख किस लिए आइडेंटिटी जो उसकी और आइडेंटिटी क्या है, तो आपको भी सर उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो हिमालय रीजन में। ठीक है, बस समझ में आई? तो बोला ना स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने बोला कि भाई ये हमारा भारत है, यहाँ पे एक लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख की क्या बोलोगे आप, क्या क्या आइडेंटिटी बताई मैंने आपको कि सर एक तो हिमालय रीजन में है और ये बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री है यहाँ का भी फेमस है, तो उसकी एक आइडेंटिटी हो गई। क्या होगी? उसकी एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, बस समझ में आई आपको? जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, केरला, केरला, ये रहा केरला, केरला की क्या आइडेंटिटी हो सकती है, केरला रीजन की क्या क्या आइडेंटिटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी क्या है केरला की? आप कहोगे सर केरला में मलयालम बोला जा रहा है। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज बोली जा रही है सर केरला में, कौन सी? मलयालम। ठीक है, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? आपको कि सर मलयालम बोली जा रही है। ठीक है, और दूसरा किस क्या आइडेंटिटी है उसकी? आपको कि सर वो सोशल जो सोशल पॉलिसीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काफी फेमस है। ठीक है, कौन? आपका केरला। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, लिटरेसी रेट के लिए, जो लिटरेसी जो उसका केरला का लिटरेसी मॉडल है वो भी काफी फेमस है। तो मतलब कहने का है कि ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी है सबकी अपने अपने एरिया की। बस समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं कि फीचर ऑफ रीजनिज्म की बात कर रहे होते हैं। इसका दूसरा है कि द क्वेस्ट ऑफ द सेल्फ रूल। ठीक है, अपने खुद के सेल्फ रूल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सेल्फ रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सुशासन मूवमेंट जो है, ठीक है, आजादी से पहले पहले, जिसमें अपने शासन की बात कर रहे होते हैं, जैसे सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक होम रूल जो मूवमेंट था उसमें भी डिमांड की गई थी एनिमेशन और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, किसकी? आप कहोगे सर आपके स्वशासन की बात की गई थी, सेल्फ रूल की बात की गई है। तो मतलब कहने का यहाँ पे यही है कि भाई ये जो एक सेकंड फीचर है, जो रीजनलिज्म का जो सेकंड फीचर है, फर्स्ट फीचर तो ये देख लिया कि आपकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्या है, सेकंड फीचर ये है कि वहां पे आपको सेल्फ रूल की डिमांड होती है। द क्वेस्ट फॉर सेल्फ रूल की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि डिमांड की जाती है ग्रेटर ऑटोनॉमी की। ठीक है, किसकी बात की जाती है? ग्रेटर ऑटोनॉमी की। जैसे कि आप आर्टिकल नंबर 370 देख सकते हो, किसकी? आर्टिकल नंबर 370, 2019 से पहले, किसने? 2019 से पहले। मैं लिख देता हूँ आर्टिकल नंबर 370। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, आर्टिकल नंबर 370 की बात कर रहे होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर को क्या दे रहा था? एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दे रहा था। ठीक है, उनका खुद का एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें वे अपनी पॉलिसी बनाते थे और अपने एक रूल अलग से चलाते थे। बस समझ में आई? तो ये रीजनलिज्म है, उसकी जो सेकंड डिमांड होती है वो क्या डिमांड होती है? आपकी ग्रेटर ऑटोनॉमी की होती है कि भाई जैसे 6 शेड्यूल है, कैसे हमारे 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल में कैसे आपका मेघालय, मणिपुर, असम, ये सब चीजें आ रही है, नागालैंड वगैरह 6 शेड्यूल में सब शामिल है। ठीक है, जब ये नागालैंड जो 6 शेड्यूल में है तो इनके अपने खुद की काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है इनकी, कि भाई कोई भी रूल, बोलते हैं ना कि कोई भी रूल तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक वे जो लोग हैं इस रीजन के जो 6 शेड्यूल में आ रहे कि वे उसको क्या करें, एग्री ना हो जाए, उस पर अपना सहमति ना दे दे। मेरी बात समझ में आई? तो 6 शेड्यूल, तो मतलब कहने का यही क्या है कि आपके डिमांड एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात होती है। ये सेकंड फीचर है किसका? रीजनलिज्म का। बस समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे होते हैं फीचर ऑफ रीजनलिज्म के थर्ड पॉइंट की, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो आपका ग्रेटर ऑटोनॉमी है और सेपरेटिज्म है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात ये होती है कि भाई हम, मैंने बोला कि मान के चलिए एक स्टेट है, मान के चलिए जम्मू है, एक स्टेट है, वो बोल रहा है कि भाई मैं हम ना इंडिया के साथ रहते हुए, ठीक है, हम इंडिया के साथ रहते हुए हमें कुछ पावर्स चाहिए कि हम अपना खुद का एक छोटा सा शासन चला पाए, अपने अपने लिए खुद की पॉलिसीज बना सके। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी, जो कि इंडियन के साथ रहते हुए, जो कि मतलब इंडिया कंट्री के साथ रहते हुए। लेकिन सेपरेटिज्म मतलब कि जैसे खालिस्तान की मांग करना, पंजाब के लोग, जैसे पंजाब के कुछ समुदाय हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं कि वो बोलते हैं कि अलग से हमारा एक देश बना के दीजिए। तो मतलब कहने का वो क्या है, वो सेपरेटिज्म जो बिल्कुल ही अलग होने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेटर ऑटोनॉमी, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आर्टिकल नंबर 370, ये 2019 से पहले था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अप्लाई था कि उसका एक छोटा सा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का, बट पार्ट तो इंडिया का ही था ना, सेपरेट तो नहीं हुआ था। तो यही बोलते हैं, ये होता है ग्रेटर ऑटोनॉमी।
ठीक है। जैसे यहाँ पे सिक्स शेड्यूल मैंने बताया आपको, सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में हम क्या बात कर रहे होते हैं, आपके जैसे आपका मेघालय हो गया, आपका असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। यहाँ की कुछ काउंसिल्स हैं जो अपने खुद के अपने लिए लोग क्रिएट करते हैं, तो मतलब ये होगी एक बात, ठीक है। ये ग्रेटर ऑटोनोमी है, ये इंडिया के साथ रहते हुए है। लेकिन हम अलग होने की बात करते हैं, पूरी तरह से एक अलग नेशन की बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है सेपरेटिज्म कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि सेपरेटिज्म और ग्रेटर जो एक ऑटोनोमी है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। चलिए, यस। अब फ्यूचर ऑफ रिलीजन का थर्ड जो पॉइंट है हम वो देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ, देखो भाई, मतलब कहने का ये है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो इकोनॉमिक डायमेंशंस है ना ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है, डिमांड की जाती है फॉर एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस इन लोकल जॉब्स। मतलब कहने का भाई देखो ऐसा है, हमारा जो भी किसी भी स्टेट के जो, मान के चलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मान के चलिए, ठीक है, ये एमपी है, क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश के जो रीजन के लोग हैं वो ही डिमांड करने लगे कि सबसे पहले जॉब्स पे मध्य प्रदेश के लोगों को ही रखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उसके बाद यदि सीटें बचती हैं, ठीक है, तो उसके बाद किसको भर्ती पर रखा जाए या किसका अपॉइंटमेंट किया जाए, अदर स्टेट के लोगों का जो है अपॉइंटमेंट किया जाए। तो यही क्या कहला रहा है आपका, ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मतलब अपने लिए रिसोर्सेज को क्या करना, बचा के रखना, अपने लिए ही उस पर अपना राइट रखना, ठीक है। बस समझ में, तो मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है ना, डिमांड फॉर एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस इन लोकल जॉब्स एंड कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। बात समझ में, एग्जाम्पल द हिस्टोरिकल मराठी, ठीक है, मानुस मूवमेंट, मैंने बताया आपको मराठी मानुस मूवमेंट के बारे में। उनकी क्या डिमांड है, उनकी डिमांड यही है कि भाई माइग्रेंट लोगों को बाद में लाना, पहले जो इंडिया जो महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो जॉब पर, ठीक है। दिस है एग्जाम्पल आपका, ठीक है। सेकंड बात करें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, किसकी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रीजनलिज्म, रीजनल पार्टीज मोबिलाइज वोटर प्राइमरी अराउंड लोकल, ठीक है, रीजनल एंड राइट। मतलब कहने का ये है कि टीएमसी देखिए आपने, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी कहां पर है आपको, सर वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं जब इलेक्शन टाइम चल रहा होता है ना, तो बंगाली कल्चर को बोलते हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, जब ममता बनर्जी के जो बोल सकते हो कि जो भाषण होते हैं, ठीक है, जब वो भाषण देती हैं, तो वहां पर भी बात किसकी आ जाती है, कोई पार्टी बोलती है कि हम भाई बंगाल को बचाएंगे, हम वेस्ट बंगाल की जो कल्चर उसको बचाएंगे। तो मतलब कहने का क्या है, मैं एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी पार्टी को टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ, ना ही मेरा वो, ना ही मेरी ऐसी मेंटेलिटी है, ठीक है। मैं वो काफी न्यूट्रल पर्सन हूँ और न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ। मतलब कहने का यही है मेरा कि यहाँ पे देखिए, है ना, वेस्ट बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, ठीक है, वो जब पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के टाइम जब भी बोलते हैं ना कि रैली निकलती है, क्या होती है, जो रैलियां होती हैं उसमें जब बात की जाती है कि भाई बंगाली कल्चर को सेव करना है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये एक टाइप से क्या हो गया, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो गया। बस समझ में आपकी, जैसे आपका डीएमके होगी, डीएमके, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, डीएमके, ठीक है, डीएमके, ठीक है, ये तमिल लैंग्वेज को बचाने की बात कर रही होती है, ठीक है। बस समझ में आई? तो मतलब कहने का ये है कि भाई रीजनल इंटरेस्ट हाई रखते हैं ना, ये पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो जो रीजनल बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं, ठीक है, एज कंपेयर नेशनल इंटरेस्ट के। बस समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें फीचर ऑफ रीजनलिज्म के फिफ्थ पॉइंट की, द कल्चर शील्ड। किसकी बात करते हैं, कल्चर शील्ड की, मतलब कल्चर प्रिजर्वेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब यस, ये बात तो हकीकत है। ये देखो, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट, ठीक है, कल्चर होमोजीनियसन, एक्टिव प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, ठीक है, एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। बस समझ में आई आपको? जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा है, क्या मैंने आपको बताया, जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो ओडिया लैंग्वेज, ओडिशा का जगन्नाथ यात्रा है, वो कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है, जो उसके ट्रेडिशंस है, ठीक है। और जैसे ओडिया लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, एंड आपके ओडिया लैंग्वेज के साथ साथ ओडिशा डांस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कल्चर प्रिजर्वेशन ही तो कर रहे हैं। रीजनलिज्म क्या कर रहा है, कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है ना, उनको बचा के रखा हुआ है, ठीक है। बस समझ में आई आपको? ठीक है। सिक्किम में जैसे आपका लेपचा जनजाति होगी सिक्किम में, ठीक है, लेपचा, और आपका ये भूतिया, ठीक है, लेपचा भूतिया, एंड आपके ये नेपाली जो कल्चर है उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो ये भी सब कल्चर प्रिजर्वेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। द रूट्स, अब बात, फीचर्स खत्म हो गए रीजनलिज्म के, क्या क्या फीचर्स थे, अब बात करें द रूट्स ऑफ रीजनलिज्म के रूट्स क्या है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड वेल्थ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, देखिए अब देखो यार, सिंपल सी बात है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हर
एक एरिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत अलग है, हर एक रीजन की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत अलग है, ठीक है। बात समझ में ही आपको, देखो लिखा ना, डिफरिंग द ट्रेंड्स, ठीक है, डिकेट द फंडामेंटली डिफरेंट डेवलपमेंट नीड्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। बात समझ में, डिवाइडेड, जैसे हिमालय स्टेट हाई जो लॉन्गिट्यूड होता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट, ठीक है, वेरियस कोस्टल स्टेट, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यार देखो सिंपल सी बात है, यदि हम हिमालय में ट्रेड करें तो जो हमारा जो हिमालय में हमारी जो ट्रेड होगी, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो हाई होगी एज कंपेयर किसके, यदि हम कोस्टल एरिया पर ट्रेड करें, क्योंकि कोस्टल एरिया बड़ा आसान होता है आपके लिए। भैया एक तो आपके समुद्र तट पर है, यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो आप, अपनी नाव वगैरह लाके अपना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बट मैं बोलने लगा कि आप हिमालय रीजन में ट्रेड कर सकते हो, मतलब उसी बजट में जो इसमें आपने कोस्टल एरिया में किया, तो आप कहोगे नहीं सर। आपने देखा होगा पहाड़ों पे आप जब भी जाते होंगे टूरिस्ट, आप जैसे मान के लिए टूर पे गए हो, वैष्णो देवी गए हो, आप मान के चलिएगा वैष्णो देवी के अलावा जैसे जम्मू कश्मीर घूमने चले गए, तो वहां पे क्या है, हिमालय में जैसे शिमला चले गए, वहां पे चीजें महंगी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां की जो कॉस्ट है वो हाई होती है, क्योंकि वो हिली रीजन है। कौन सा? हिली, पहाड़ी रीजन है। और पहाड़ी रीजन पर यदि हमको माल हमारा कोई भी जो बन रहा है, हमारा पहाड़ों पर जो हमारा मैदानी एरिया पर बन रहा है कोई भी, और उसको हम यदि पहाड़ों तक पहुंचाते हैं तो उसकी लागत क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। बस समझ में आई? क्योंकि पहाड़ी की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पे इजीली से नहीं जाया जा सकता है। तो मतलब कहने का यही है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चीजें महंगी हो जाती है एज कंपेयर आपके प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज के, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई। अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इनबैलेंस की, बात कर रहे हैं द मोस्ट पोटेंट, ठीक है, द मोस्ट पोटेंट कैटलिस्ट, ठीक है, अनविन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स डीप स्ट्रक्चरल, ठीक है, ए डिस्टेंस लैक ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, द अंडर डेवलपमेंट ड्राइविंग मूवमेंट इज रीजन लाइक आपका विदर्भा एंड बुंदेलखंड। यस, बात हकीकत है। जैसे कि आपने देखा होगा, विदर्भा की बात करें, किसकी बात करें, विदर्भा, और मैंने आपको बताया ना बुंदेलखंड और विदर्भा ये कैसे हैं। देखो जो विदर्भा है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है डेवलपमेंट के मामले में, बुंदेलखंड भी यूपी का ही पार्ट है, और ये वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी के जो कंपेयर में जो है वो काफी क्या होता है कि ये काफी वीक है, ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ भी हमको वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये द रूट्स होती है रीजनल ज्योग्राफी की, ठीक है, बात समझिए आपको। चलो, यदि हम सही से ध्यान ना दें, यदि हम सही से ना ध्यान दें किस पर, डेवलपमेंट पर, जो आपके बैकवर्ड इलाके हैं, यदि उनके डेवलपमेंट में सही से काम ना करें, वहां के लोग खुश नहीं है आपके काम से, तो फिर वे डिमांड करते ही हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें द रूट्स ऑफ रीजनलिज्म की, बात करें तो गवर्नेंस गैप भी एक रूट है। देखो पहले जो रूट था रीजनलिज्म का, जो जड़ थी, वो तो हमने बता दी कौन सी थी, एक तो ज्योग्राफिक और एक वेल्थ, ठीक है। आप इकोनॉमी इंबैलेंस हो तो जब प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, जैसे आपका हिमालय रीजन एंड कोस्टल रीजन की बात कर दी। लेकिन एक और रूट है गवर्नेंस गैप्स। मतलब कहने का ये कि भाई आपकी कोई, मान के चलिए सेंट्रलाइज पॉलिसी है, या सेंट्रलाइज पॉलिसी मान के चलिए, हमने बोला भाई सब एक पॉलिसी बनाते हैं, सभी के लिए एक पॉलिसी बनाओ। क्या मैं आपको बोल सकता हूं जो पॉलिसी आपने केरला के लिए बनाई है, क्या वो पॉलिसी आपके जो प्लेन एरिया है क्या वहां पर काम आएगी? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि दोनों की ज्योग्राफिकल डिमांड अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पर वो पॉलिसी काम नहीं आएगी जो प्लेन में बनी है, जो पॉलिसी कोस्टल के लिए बनी है वो पॉलिसी जो प्लेन एरिया है वहां पर काम नहीं आएगी। मतलब जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु पर जो पॉलिसी यूज हो रही है, क्या वो पॉलिसी सेम क्या यूज हो सकती है आपके यूपी एमपी जो मैदानी एरिया है? आप कहोगे नहीं सर। क्या वो झारखंड में यूज होगी? नहीं सर। अब जो मैदान में बनी पॉलिसी है, जो प्लेन में बनी हुई पॉलिसीज है, जो यूपी के लिए बनाई गई, जो एमपी के लिए बनाई, क्या वो लद्दाख में काम आएगी? आप कहोगे नहीं सर। तो मतलब कहने का ये है, यदि आप सेंट्रलाइज पॉलिसी यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ये एक रूट हो जाता है रीजनलिज्म का, ठीक है, क्योंकि हर एक एरिया की अपनी अपनी क्या है, डिमांड है, ठीक है। चलो दूसरी बात करें सर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट की, ठीक है। मतलब यार गवर्नमेंट ने पॉलिसीज पास करी, सपोज दैट गवर्नमेंट ने पॉलिसीज पास करी, बोला भाई इस रीजन में एक अच्छे से स्कूल और हॉस्पिटल होने चाहिए, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहाँ के जो डीएम है, आईपीएस है, एसडीएम है, नायब तहसीलदार हैं और अदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, यदि वे सही से अपना काम नहीं करेंगे तो वहां पर कुछ बनेगा ही नहीं, ना अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, ना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, ना ही अच्छे स्कूल होंगे। तो क्या यहाँ के लोग पीछे नहीं रह जाएंगे? यस। तो जब यहाँ के लोग पीछे रह जाएंगे, क्या वे डिमांड नहीं करेंगे? आप हो गया सर, जब वे डिमांड करेंगे, मैंने क्या बताया, जिस रीजन के लोग मैक्सिमम डिमांड करने लगते हैं वो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को क्या देता है, सपोर्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, रीजनलिज्म बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा यदि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट होगा, ठीक है। चलो दूसरा रीजन, पॉलिटिकल फैक्टर्स। यस, पॉलिटिकल फैक्टर, लोकल लीडर्स एक्सप्लॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स टू रैली द
ओपोज मतलब कि आपने देखा होगा ना कि लोकल लीडर्स जो होते हैं आपके, जब रैलियां होती हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, हम आपके रीजन के लिए ये करेंगे, आपके रीजन में इतनी कमियां हैं, ठीक है, आपके रीजन का ये बड़ा फेमस है, हम इसको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। तो मतलब कहने का क्या है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हो जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं जो आपका रीजनलिज्म है, ठीक है, उसके रूट्स के लिए। दूसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्रीवेंस आर द ट्रांसफॉर्म इनटू द पावरफुल रीजनल मूवमेंट्स फॉर इलेक्ट्रोल गेन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात है कि मास मूवमेंट को गेन करने के लिए, कि जो पब्लिक मास मूवमेंट है, जैसे ना रैलियां चलती हैं, रैलियों में कोई भी एक ऐसा प्रचार कर देना, हम ये बचाएंगे आपके रीजन का, ये रीजन के, आपके रीजन के लिए हम ये काम करेंगे, आपके क्षेत्र के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक आपका क्या हो जाता है, रूट्स होता है रीजनलिज्म का। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स बिल्डिंग द नेशन। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अब कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स क्या है, यदि बिल्डिंग द नेशन, नेशन को बिल्ड करना, तो मतलब कहने का यही है कि देखो व्हेन एलिजेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रीजनलिज्म एक्ट एज द कंस्ट्रक्टिव फोर्स। पहला है कि देखिए आपका स्ट्रेंथनेस फेडरलिज्म, यदि हम संघवाद की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें, ये एक मजबूती देता है आपको। जैसे आपका जीएसटी काउंसिल देखा है आपने, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में कौन होते हैं, स्टेट के सेंटर के मेंबर्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यस, ये मजबूत करता है फेडरलिज्म को। प्रोटेक्ट रीजनल कल्चर्स, जैसे आपके आर्ट्स, आपकी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, आपका जो सॉरी पोंगल जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में वो बनाया जा रहा है। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड को, उनका क्या किया गया है, उनका प्रिजर्व किया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट को एक नजर से नहीं देखा गया है क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग होती है, तो इसलिए सबके लिए क्या किया गया कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है, जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको क्या किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, जो पीछे रह गए डेवलपमेंट से, उनके लिए काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंप्रूव डेमोक्रेटिक, ठीक है, पार्टिसिपेशन। तो मतलब कहने का ये जैसे 73 एंड 74 अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, ये इंप्रूव करता है आपके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, ग्रास रूट पर आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आपका जेएमएम हो गया, क्या होगा, जेएमएम, मेरे ख्याल से झारखंड मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस समझ में आई आपको? तो ये लोकल इश्यूज पार्टीज पर बात करता है जेएमएम, ये झारखंड की पार्टी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड मैनेजिंग रीजनल एस्पिरेशंस। यस, मतलब कहने का ये है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो हमारी सभा थी, संविधान सभा, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो वे समझ गए थे कि यार इंडिया है ना डाइवर्सिटी का मतलब बोल सकते हैं कि हब है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो इन्होंने क्या करा कि जो आर्टिकल नंबर 1 रखा, आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 4 है, यूनियन ऑफ स्टेट। भाई देखो, ये किसी भी स्टेट को कंट्री से अलग होने का राइट नहीं है, एक तो बात हो गई है। ठीक है, तो ये तो आप काफी अच्छा हुआ कि स्टैब्लिश द, ठीक है, इंडस्ट्रियल नेचर ऑफ द यूनियन ड्रॉइंग अ हार्डर लाइन अगेंस्ट सेपरेटिज्म। ठीक है, कि भाई किसी को भी राइट नहीं है, किसी भी स्टेट को, कि वो इंडिया से अलग हो जाए। आर्टिकल नंबर 1। यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 3 ने प्रोवाइड, मतलब नए स्टेट बनाने, न्यू स्टेट को बनाने में सबसे ज्यादा जो पावर दिया वो किसको दिए, तो आपको किसको, सेंटर को है। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट को है। तो मतलब कहने का प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिक सेफ्टी वेल्व टू द आफ्टर बाउंड्रीज एंड क्रिएट न्यू स्टेट टू सेटिफाई रीजनल डिमांड्स। ठीक है, तो भाई जो भी रीजनल डिमांड है उसके हिसाब से आप अपना एक नया सेटिफाई, यदि आप सेटिफाई हो तो आप एक अलग स्टेट बना सकते हो। आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, बस समझ भाई। और 7 शेड्यूल आपको पता ही है, 7 शेड्यूल में आपका स्टेट को भी एक ऑटोनॉमी दी गई है कि भाई जो भी स्टेट है वो अपनी स्टेट लिस्ट पे जो भी आपके सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकता है। ये रहा 7 शेड्यूल, बस समझ में आपको? तो मतलब कहने का यही है, ये आज हमारी क्लास आपके लोगों की समाप्त हो गई है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग रीजनलिज्म के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे और काफ़ी चीज़ें अच्छे से मैंने आप लोगों को कवर कराई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो कि सर ऐसे हैं। ठीक है, देखिएगा हर चीज़ हमने कवर कर लिया जो मेन मेन था। चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं बनी वीडियो को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए हमें। धन्यवाद।